जय भीम नीला सलाम पेश करना चाहता हूं। मित्रों, आज आरक्षण के जनक कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज जी की जन्म जयंती है। उनका जन्म 26 जून 1874 को महाराष्ट्र की धरती में हुआ था। साथियों, बात तो बहुत बहुत है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस विषय में चर्चा होनी है कुछ उस विषय पर भी चर्चा जरूरी है। क्योंकि मैं अगर यहां पूछ लूं किसी से, सच्चाई यही है कि छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्म और मृत्यु, तो मुझे लग रहा है यहां बैठे आधे लोग नहीं बता पाएंगे। ये मेरा मन कह रहा है, दिल कह रहा है, और ये सही है। आप अपने अंदर खोजिए जितने लोग बैठे हो, अब तो सोचिए कि सही है कि नहीं। ये हाल है। जब हम लोग महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम महापुरुषों की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस देश में ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था। बात उस समय की है जब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था। देश में 565 रियासतें थी और 565 रियासतों में ठाकुर ब्राह्मण पंडितों का अधिकार था और वह भोग विलासी थे। लेकिन 565 रियासतों में एक जन कल्याणकारी राजा थे, महाराजा थे, छत्रपति साहू जी महाराज, जो हमेशा शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित समाज के उद्धार के लिए संघर्षरत थे। उनके साथ भी भेदभाव हुआ। इसी कारण से जैसे जनपद चित्रकूट में ददुआ परिवार के साथ हुआ था, ठीक उदाहरण कुछ और है वहां। ऐसे ही छत्रपति साहू जी महाराज जी के साथ भी भेदभाव हुआ पिछड़े होने के नाते। तब जब देश में ऊर्ध्वाधुरी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था स्थापित थी, तब 1894 में समाज के लोगों को छत्रपति साहू जी ने महाराज ने इस बीड़ा को आगे बढ़ाया और उस महाराष्ट्र की धरती पर वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो भी संस्कृत की बात करते थे, मैंने तो नहीं सुना कौन संस्कृत की बात कर रहे थे। विनय साहब जी ने बताया कि संस्कृत के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए। तो फिर इस धर्म में, जिस धर्म में हम लोग जी रहे हैं, उस धर्म में तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है। तो फिर किस संस्कृत की हम बात करते हैं। और अभी आपने यह भी कहा कि हम उनके मान में घुस करके राजनीति करें। मैं आपकी बातों को खंडित करते हुए एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि मांद में आज गैर चमार, यहां बैठे महोदयों से निवेदन है कि मेरी बात बुरा नहीं मानिएगा, गैर चमार गैर यादव छोड़ करके और बुद्धिजीवी साथी छोड़ करके जो संगठन से रिलेटेड है उनको छोड़ करके बाकी जितना समाज है ऑल टोटल भाजपाई है। और वहां है भी, प्रतिनिधित्व भी है। कोई समाज को राष्ट्रपति बनाया गया। आप मांद की बात करते हो, मांद में घुसेरा गया, राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन मंदिर में धक्का मार के भगाया गया। चाहते तो बुलडोजर चलवा देते मंदिर में, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये कर सके। तो फिर हम मांद में घुस जाने का क्या मतलब, जब हम वहां कुछ कर नहीं सकते। हमारे यहीं से आप देख लीजिए, आर.के. पटेल जी सांसद हैं। जाति जनगणना के लिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया, जेल गए। आरक्षण के लिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया, जेल गए। बलात्कारों के लिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया, जेल गए। तो क्या आर.के. पटेल जी के एक भी बार मुंह में छेद नहीं हुआ? मांद में तो घुसे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन समाज की एक भी बात नहीं की। इसलिए जो महापुरुष कहते थे SC ST OBC माइनॉरिटी, शोषित पीड़ित वंचित समाज, बहुजन समाज, 85% ऐसे लोगों को, और मानवर कांसीराम साहब ने इस पेन के माध्यम से समझाया था। सब लोग जानते हैं। मैं दो बात अपनी और उसमें पेन में बढ़ा दे रहा हूं कि जो लोग 85% आकर के बुद्धिजीवी बन गए हैं, लेकिन चमचा युग आने के कारण दलाल चाटुकार हो गए हैं, तो मैं दो बात और उसमें जोड़ूंगा कि जो ऊपर की ढकनी होती है और पूरा पेन होता है,
यानी दलाल और चाटुकार, उनको भी भगाने की विनय जी आवश्यकता है। जब उनको आईसीयू में भर्ती करेंगे तो आईसीयू वाला व्यक्ति या तो मर जाता है या तो फिर जिंदा लौट के आता है। तो उन दलाल चाटुकारों को हमको इग्नोर करना पड़ेगा, चाहे राजनैतिक रूप में हो चाहे सामाजिक रूप में हो। उनको यह समझ लेना इग्नोर करके कि ये आईसीयू में चले गए हैं, और आईसीयू वाला व्यक्ति या तो मर जाता है या तो जिंदा लौट के आता है। तो जब वो तो मर जाए कोई बात नहीं, अगर जिंदा लौट के आए तो हमारे हक और अधिकारों की बात करे, जिसे हम नेता मानते हो वो हमसे पहले हमारे आगे आकर आए, तब तो ठीक है। नहीं मान में घुस जाने से अपने बच्चों को बालू वाला ठेकेदार बनाएंगे और विदेशों में घर बनाएंगे और वहां गुजरात में 5 स्टार होटल खोलेंगे, इसके सिवा वह अधिकार की बात नहीं करेंगे। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसलिए हमें मान वान के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें शोषित पीड़ित वंचित समाज के, उन बहुजन समाज के लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हो, SC/ST OBC माइनॉरिटीज की बात करते हो। और छत्रपति साहू जी महाराजा जी की मैं बात कर रहा था। छत्रपति साहू जी महाराज जब वर्ण व्यवस्था था तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार से ठाकुर पंडित बनिया 571 रियासतों में 571 पदों में 550 पदों पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा था। 571 में 550 ब्राह्मणवादियों का कब्जा होने के कारण हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जन्म से लेकर मृत्यु तक का अधिकार नहीं था। तब छत्रपति साहू जी महाराज जी ने भेदभाव, जाति, छुआछूत उस समय गैर बराबरी चरम सीमा पर थी। तब छत्रपति साहू जी महाराज जी ने 50% आरक्षण दिया। जातिवाद के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने जातिवाद अपने राज्य में जातिवाद खत्म करने की बात की, और वहां सिर्फ ब्राह्मण ही पंडित बन सकता था। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज जी ने मंदिरों में भी मराठा जाति के लिए पंडित बनने का, मतलब मंदिर में पंडित बनने का अधिकार दिया। और छत्रपति साहू जी महाराज जी ने यानी अपने राज्य में, अपने जिस गांव में पैदा उस गांव में, पूरे गांव में विद्यालय खोलने का काम किया, पूरे राज्य में विद्यालय खोला। और व्यवस्था के अनुसार से हम लोगों के पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो व्यवस्था के अनुसार को, इस व्यवस्था को तोड़ करके हमारे लोगों को भरने का अधिकार दिया, मतलब शिक्षा में, स्कूल में जाने का अधिकार दिया। तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उस समय आए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उसी आरक्षण के माध्यम से विदेश में पढ़ाने का अधिकार दिया। जब हमारे पास पढ़ने के कोई चांस नहीं थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बाहर से आए, तो उन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लगा कि समाज की प्रगति कैसे हो सकती है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और पूरे बहुजन समाज की प्रगति अगर हो सकती है तो सिर्फ राजनीति और शिक्षा से हो सकती है। या तो नेता बनके समाज का परिवर्तन किया जाए, या तो इंजीनियर, कलेक्टर, मास्टर, दुनिया जितने भी प्रशासनिक पद हैं उसमें जाकर के समाज का परिवर्तन किया जाए। लेकिन आज शिक्षा इतनी, जब गरीब का बच्चा भी पढ़ने लगा, तब इन मनुवादियों को पेट में दर्द होने लगा। जब गरीब का बच्चा भी प्रधान, जिला पंचायत जी, ब्लॉक प्रमुख, संसद विधायक, मंत्री, मिनिस्टर बनने लगा, तब इन मनुवादियों को पेट में दर्द होने लगा। जब शिक्षा और राजनीति को इन्होंने तार पार कर दिया, कैसे किया? शिक्षा को इन लोगों ने दोहरीकरण कर दिया। शिक्षा को 2 प्रकार कर दिया, एक प्राइवेट शिक्षा और एक सरकारी शिक्षा। सरकारी शिक्षा में SC/ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ते हैं, टाटी दलिया खाओ, टाटी बजाओ, घर जाओ। और महंगी शिक्षा में ठाकुर पंडित बनिया के लोग पढ़ते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। जब पेपर एक समान होता है तो दलिया खाने वाला व्यक्ति पास नहीं कर पाता है, और बड़ी बड़ी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जेल में पढ़ने वाला बच्चा पेपर निकालता है। तो मैं बुद्धिजीवी साथियों से पूछना चाहता हूं कि बताइए, जब IAS का पेपर होगा तो मैं निकाल पाऊंगा कि या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा निकाल पाएगा? तो सबसे पहले हमें महंगी शिक्षा के बारे में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब आप बात कर लेते हैं राजनीति की। राजनीति में जब बाबा साहब ने 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ,
तो उन्होंने कहा वोट का अधिकार हमको दिया। बाबा साहब ने कहा कि अब रानी के पेड़ से राजा नहीं पैदा होगा, मेरा समाज तय करेगा, मेरा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज तय करेगा कि राजा कौन बनेगा, क्योंकि उस वोट हमारे पास ज्यादा थी। तब बाबा साहब ने जब ऐसे कहा तो एक गरीब का बच्चा भी प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर बनने लगा। तब 3 मनुवादियों को पेट में दर्द होने लगा। जब इन मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा अधिवक्ता जी, तब इन्होंने चुनाव को भी महंगा कर दिया। जो चुनाव फ्री फोकट में होते थे, जनता के द्वारा चुने जाते थे, आज पैसे में चुने जा रहे हैं। एक तरफ शिक्षा को महंगी करके SC ST OBC के लोगों को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन नौकरी पाने का हक छीन लिया। दूसरी तरफ राजनीति महंगी करके हमारे जो संवैधानिक पद है, राजनीति के पद है, उनको भी छीन लिया। तो आप सभी बुद्धिजीवी साथियों से मैं ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस महंगी शिक्षा और महंगी राजनीति के लिए हमें बिगुल बजाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो हमें बढ़ने का अधिकार दिया वह शिक्षा और राजनीति थी। आज शिक्षा भी महंगी है और राजनीति भी महंगी है। जिसके पास 10 लाख होगा वही प्रधानी का चुनाव लड़ेगा। ये चीजें बच गई हैं। तो हमें शिक्षा, महंगी शिक्षा के बारे में हमें बिगुल बजाना पड़ेगा, तब गरीब का बच्चा भी आगे उन्नति कर सकता है। और जो हम वोट की ताकत के माध्यम से उनको बताना पड़ेगा समाज के लोगों को कि वोट से, अभी धर्मेंद्र कुमार भास्कर जी ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर हो जाती हैं वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो आज हमारी गैर राजनीतिक जड़ें क्यों कमजोर हुई हैं? क्योंकि महंगे चुनाव होने लगे हैं और हमारे समाज के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो समाज को बढ़ाने का मेन 2 ही कारण है, इससे हम बढ़ा सकते हैं और इससे ही हम कमजोर हो सकते हैं। साथियों, मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया, लेकिन बताना जरूरी था। तो छत्रपति साहू जी महाराज जी के जीवन के परिचय को पढ़ने की हम लोगों की आवश्यकता है। उन लोगों ने जो 10-15 बड़े बड़े कार्य किए, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ, सभी जगह विद्यालय खोलने का खिलाफ, महिलाओं को पिता की उत्तराधिकारी, पिता की संपत्ति में रखने का जो अधिकार दिया, आदि आदि करके बहुत से अधिकार दिया। इसीलिए हमें उनके जीवन परिचय की पढ़ने की आवश्यकता है और महंगी शिक्षा और महंगे चुनाव के खिलाफ बिगुल बजाने की आवश्यकता है। तब जाकर के हम इन मनुवादी शोषणकारी ताकतों के खिलाफ लड़ पाएंगे। और भाषण तो हम भी बहुत देना जानते हैं, इसलिए एक लास्ट पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहना तो बहुत कुछ था पर कहने पर आते, कहना तो बहुत कुछ था धर्मेंद्र जी पर कहने पर आते। कम वक्त हमारी ऐसी आदत है कि हम ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। जय भीम, नीला सलाम। बहुत शानदार वक्तव्य आदरणीय